नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। तो चलिए पार्ट 2 पे बढ़ते हैं जो कि इस वैदिक लिटरेचर का आखिरी पार्ट होगा। इसके बाद हम पढ़ेंगे आगे हिस्ट्री में और डिटेल करेंगे, जल्दी-जल्दी करेंगे तो इसको खत्म करते हैं जल्दी-जल्दी। तो आते हैं हम आज पिछले में मैंने पॉलिटिकल स्ट्रक्चर डिस्कस किया था अर्ली वैदिक पीरियड का। अब आएंगे सोशल स्ट्रक्चर कैसा था बच्चे। चलो फिर शुरू करें, करते हैं शुरू। तो क्या है सोशल स्ट्रक्चर? अब सोशल में सबसे पहले आते हैं वर्ण सिस्टम। बहुत लोग के दिमाग में गलत फहमी है कि इस दौर में वर्ण सिस्टम भी जन्म पर आधारित था, पर ऐसा कुछ नहीं था। क्यों? क्योंकि तब जो वर्ण सिस्टम था वो था, मैं नहीं कहता नहीं था, गर्व से कहता हूं था, पर अगर आपने इस लाइन को पूरा नहीं सुना तो सुन लीजिए। पर कर्म के आधार पे वर्ण था। कर्म के श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता के श्लोक नंबर 13 चौथे अध्याय में इस बात का जिक्र किया है कि जो भगवान है उन्होंने वर्ण बनाए अवश्य है, पर जन्म के आधार पे नहीं अपितु कर्म के आधार पे बनाए हैं। और ये तब के लोग जानते थे, जो आज हमारे लोगों में गलत फहमी हुई है। और ऐसी गलत फहमी पैदा करने वाले कोई और लोग नहीं है। जब समय बदला तो ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण बनना शुरू हो गया, जिसे कोई ज्ञान नहीं था, उसने ये गलत फहमियां फैलानी शुरू कर दी। असल में ब्राह्मण वो है जिसे ज्ञान है। तो अब चीजें बदल रही हैं, पर समय लगेगा बदलने में। पर गलतफहमी कोई भी अपने दिमाग में ये ना रखे कि जो वर्ण सिस्टम था, जिसे हम कहते हैं वर्ण, वो जन्म के आधार पे था, अपितु वो कर्म के आधार पे था। अब हम कहते हैं, बहुत लोग मैंने सुने हैं मेरे अपने सोशल मीडिया पे कहते हैं, क्या ये लड़कियों को जला देते हैं, उनके जौहर करवा देते हैं, सती प्रथा करते हैं, क्या गलत है, इनके धर्म में अच्छा क्या है, मैं बताऊंगा। अब पहली बात, तब कोई ऐसी सती प्रथा नहीं थी। जौहर की प्रथा थी, पर वो कब थी वो भी बताता हूँ। अब जो जौहर की प्रथा थी वो होती थी जब कोई शत्रु राजा, मतलब जौहर की प्रथा भी काफी बाद में बनी, क्योंकि पहले भी जब शत्रु राजा की जो पत्नियां होती थी उसको दूसरा शत्रु राजा बहुत इज्जत से रखता था, उनके साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं करता था। पर जब ये मुगल आए, मोहम्मद घोरी, महमूद गजनवी, ये सब, और ये क्या उसका नाम था, मोहम्मद बिन कासिम, ये सब आए तो औरतों को मजबूरन अपने आप को आग में झोंकना पड़ा, अपने जो आत्मसम्मान था उसकी रक्षा करने के लिए। तो इसीलिए जौहर की प्रथा बनी और फिर बिगड़ बिगड़ कर सती प्रथा बन गई, जो बहुत गलत था, मैं मानता हूँ। पर ऐसा किसी कोई उल्लेख हमारे शास्त्रों में, संस्कृति में कहीं नहीं मिलता। अब उस वक्त जो औरत थी, उस औरत नहीं कहेंगे हम, औरत एक फारसी शब्द है। हमारी स्त्री, मतलब हमारी माता बहनें जितनी थी तब, माताएं हमारी कहिए, कितनी भी तब स्त्रियां थीं, उन सब के पास राइट टू एजुकेशन था, का पढ़ने लिखने का पूरा अधिकार था। सभाएं और समितियां भी जितनी होती थी उन सब में उनको भाग लेने का पूरा अधिकार था। इस वक्त बहुत सी जो कवि, जो मतलब कवियत्रियां हैं वो आई, जैसे कि हम जानते हैं, बहुत फेमस है, बहुत ज्यादा, घोष, सुना होगा आपने। ये बहुत फेमस कवियत्री थी जो तभी के जमाने की थी। तो मतलब औरतों की बहुत रिस्पेक्टेबल पोजीशन थी सोसाइटी में। कोई ऐसी, मतलब हाँ, मैं ये कहता हूँ कि जो मतलब जो पुरुष प्रधान, हम इस सेंस में नहीं कहते कि वाकई में मतलब पुरुष जो कहता है ना, सही चीज में पुरुष प्रधान थी। मतलब मैं पुरुष प्रधान, ये आप गलत इंटरप्रिटेशन मत कीजिएगा। मेरे कहने का जो तात्पर्य है कि
मतलब जो फैमिली थी उसमें हेड ज़रूर मेल था, पर वो फीमेल को भी उतनी ही इम्पोर्टेंस देता था, जितनी कि अपने आप को। ये बाहर में जाके सब सिस्टम बिगड़े हैं। ये पहले एकदम हम आइडियल सिस्टम कहते हैं, जो कि आज भी हम लाने की बहुत कोशिश कर रहे हैं, पर अफ़सोस नाकाम हम हो रहे हैं। तो ये है इस ज़माने का सोशल स्ट्रक्चर। अब वो जो समय था अर्ली वैली पीरियड, उसमें मोनोगैमी ही थी, मतलब एक पुरुष की एक ही जो थी विवाहित स्त्री थी, मतलब पॉलीगैमी नहीं थी। पर वो सिर्फ राजाओं के केस में थी और नोबल फैमिलीज़, वो इसलिए उसका भी रीज़न है जस्टिफाई। क्योंकि देखिए तब थे जो एक, जिसे हम सप्त सिंधु कहें, तो वो बटा हुआ था कई राज्यों में। अब क्योंकि हमारे जो मतलब हमारी संस्कृति है उसमें जो है पीस, शांति, उसको सबसे ऊपर स्थान दिया गया है। इसमें तो शांति पाठ भी है। तो वो नहीं चाहते थे युद्ध हो बेवजह, तो छोटे-छोटे टेरिटरीज़ के लिए। तो वो क्या करते थे, उनकी जो जैसे राजा थे उसकी जो पुत्री होती थी उससे वो विवाह कर लेते थे, ताकि अपने आस-पास शांति बनी रहे, लोगों का जीवन सुखद चलता रहे बिना कोई युद्ध के। जैसे आप जानते हैं युद्ध में कितनी हानि, क्षति पहुँचती है। तो ये जस्टिफ़ाई करता है कि पॉलीगैमी अलाउड थी, पर सिर्फ़ किंग्स और नोबल फैमिलीज़ में। आम लोग एक ही अपने विवाहित स्त्री थी, मतलब एक ही पत्नी हो सकती थी। जो राजा थे उनकी सिर्फ़ अन्य पत्नियाँ हो सकती थी, मतलब एक से ज़्यादा। वो भी बहुत रेयर केस होते थे। अब इस ये जो समय था इसमें गाय को बहुत महत्व दिया गया था। गाय गौदान आप जानते हैं भारतीय संस्कृति में बहुत माना गया है कि बहुत अच्छा कार्य है, उत्तम कर्म है। और इसमें और क्या है कि मतलब जैसे हम कहते हैं ना, गाय को बहुत मानते हैं कि इसमें 33 कोटि, कोटि मतलब प्रकार, 33 प्रकार के देवी-देवता निवास करते हैं। तो इसकी हर चीज़ पवित्र है। इस गौमूत्र आप जानते हैं भारत में तो बहुत सस्ता मिलता है। देशों में जाइए कभी तो 5-10 हज़ार की 1 लीटर बोतल मिलती है, और कहीं के देशों में तो आधा लीटर बोतल 5-10 हज़ार रुपए। सोचिए कितनी बड़ी मार्केट बन चुकी है गौमूत्र की। यही नहीं, गाय का दूध भी बहुत महँगा बिकता है वहाँ। तो ये सब चीज़ें हैं जो तब थीं और अब भी लोग अपना रहे हैं। हमसे तेज़ जो है वो पश्चिम देश अपना रहे हैं, इसलिए हम अपनी संस्कृति को भूल ही जा रहे हैं, हम उनकी संस्कृति को पहले अडॉप्ट कर रहे हैं, वो हमारी अडॉप्ट करके और आगे निकली जा रहे हैं। तो ये मुझे बहुत बुरा लगता है ये सब पढ़ सुन के, पर क्या कर सकते हैं? कोशिश तो हम यही कर रहे हैं इस चैनल से कि आप सबको जागरूक किया जाए। जागरूक होइए, जागो ग्राहक जागो, ठीक है? तो अब आते हैं इकोनॉमिक स्ट्रक्चर पे। इकोनॉमिक स्ट्रक्चर जैसे कि आप जानते हैं गाय की बहुत महत्व था, तो मेनली एनिमल रेयरिंग में गाय ज़्यादा उपयोग में आती थी और पहाड़ों में बकरियाँ वगैरह ज़्यादा उपयोग में आते थे। रेगिस्तानों में ऊँट वगैरह, ये सब था। एग्रीकल्चर सबसे मेन एक्टिविटी थी और इसमें कॉपर, ब्रोंज़, टिन सब था। हर चीज़ अलॉयज़ वगैरह सब थे। चैरियट्स मतलब जो घोड़ा गाड़ी थी वो बहुत ज़्यादा बनती थी। जो ट्रांसपोर्टेशन थी, रिवर्स, नदियों से होती थी ट्रांसपोर्टेशन। और इसमें मतलब हम कहें कॉटन बहुत ज़्यादा उगाते थे। तब अभी मैं कहता हूँ पश्चिमी देश जो थे, अभी उन्होंने आग इन्वेंट की थी। अभी वो जानवरों की खाल के कपड़े डालते थे, हमने पूरा कॉटन के कपड़े डालने शुरू कीजिए कर दिए। और हमने सिंधु घाटी सभ्यता, वो तो उससे बहुत पहले की बात है जब उन्होंने अभी कपड़े डालने शुरू किए थे। इससे पहले हम सिंधु घाटी सभ्यता भी बना चुके थे। तो ये देखिए डिफरेंस। तो अब हम उन्हें क्यों फॉलो करते हैं? क्यों? हमें अपने पे गर्व होना चाहिए कि हम इतने जिसको मानते हैं ईश्वर, खुदा, गॉड, जिसको मानते हैं उसने हमें हम भारत में जन्म दिया, इतना शुभ अवसर दिया कि हम अपनी संस्कृति को जाने, हम इतनी उच्च कोटि की संस्कृति में पैदा हुए हैं। तो उस ईश्वर का शुक्र मनाइए, उसको धन्यवाद दीजिए कि आपने हमें भारत में पैदा किया।
चलिए ज़्यादा फालतू बातों में नहीं जाते, आते हैं अगले पॉइंट पर। जो ऋग्वेद है, जो कि मैंने आपको वीडियोस पिछली बता दी है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, चारों वीडियोस है। नहीं देखी वीडियोस तो ज़रूर देखिए वीडियोस को। उसमें मैंने आपको बता दिया है कि जो ऋग्वेद है वो सबसे पुराना वेद है, वो अर्ली वैदिक पीरियड में फॉर्म हुआ। उसके बाद जो बाकी के 3 वेद हैं, ऋग्वेद तो अर्ली वैदिक पीरियड में, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, वो सब बने हैं लेटर वैदिक पीरियड में। इस समय लिखने का बहुत प्रचार था, हम कहते नहीं था, बट था। रामायण और महाभारत जैसे ग्रंथों की रचना हुई, पहले हो गई थी, मानिए मत इन बातों पे मेरी, ये बस जो लिखा है बता रहा हूँ। महाभारत जो थी वो आपको बताऊं एक फैक्ट, महाभारत जो थी, जो महाभारत ग्रंथ है, वो पहले एक बहुत छोटा ग्रंथ था जिसका नाम था जया। जय मतलब जीत, उससे बना है महाभारत। तो बस ये है कुछ फैक्ट्स। ये हो गया हमारा वैदिक लिटरेचर समाप्त। वैदिक लिटरेचर समाप्त हो चुका है। अब आपको आगे वीडियोस मिलेंगी दूसरे टॉपिक पे, हम हिस्ट्री में बढ़ेंगे आगे और आपको बताएंगे कुछ और रोचक तथ्य। अभी तक हमारा साथ देने के लिए आप सभी का धन्यवाद। और अगर आप किसी को जानते हैं जो हिस्ट्री में इंटरेस्ट रखता है, जिसे भारत की सच्चा इतिहास जानने में इंटरेस्ट है, जिनसे आप प्यार करते हैं, तो उनसे इस वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए, ताकि वो भी भारत का सच्चा इतिहास जान सकें और मतलब अपनी संस्कृति पे गर्व कर सकें, गर्वित हो अपनी संस्कृति पे। तो फिलहाल वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।